चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं लिख देता हूँ प्यार से लिख देता हूँ गुड मॉर्निंग। इसमें प्यार आ गया। इसको बना देता हूँ स्मार्ट। ये लो, वाह। लो बच्चों, चलो आज से जो हमारी क्लास चलनी है बेटा, वो चलनी है बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में। तुम सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। इससे एक पिछली क्लास हुई थी जिसमें मैंने एक्सपेक्टेड सिलेबस के ऊपर चर्चा करी थी कि अनुमानित सिलेबस क्या क्या हो सकता है। और खुशी की बात यह है कि एक्सपेक्टेड सिलेबस, अनुमानित सिलेबस में से सबसे पहला जो एक सब्जेक्ट मैंने तुमको बताया था, बॉम, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस में है। इसकी कंफर्मेशन और पुष्टि हो चुकी है। एक सब्जेक्ट तुम्हारे पास और है, वो है इन्वायरमेंटल स्टडीज। इस सब्जेक्ट की भी पुष्टि, आ जाओ, इस सब्जेक्ट की भी पुष्टि हो चुकी है। इन्वायरमेंटल साइंस, ये दो सब्जेक्ट की पुष्टि हो चुकी है कि ये दो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अभी वैल्यू एडेड कोर्स और स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, ये दोनों के ऊपर कॉलेज आपको प्रकाश डालेगा कि क्या क्या हो सकता है। और तीसरे में थोड़ा सा डाउट आया। तीसरा में एक बताया था कॉरपोरेट अकाउंट, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, कॉरपोरेट अकाउंटिंग। तो कल एक बच्चे ने मुझे एक कागज पर लिखे सब्जेक्ट्स का नाम भेजा था और कहा था कि ये एमएस कॉलेज का है। तो उसमें इस सब्जेक्ट की जगह एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, ये वाला सब्जेक्ट दिया हुआ था, जिसकी किताब भी मार्केट में अवेलेबल करा दी गई है। तो इसकी जगह, कॉरपोरेट अकाउंटिंग की जगह, जो अभी तक एक कॉलेज से आया है, हर कॉलेज का अलग अलग हो सकता है, एडवर्टाइजिंग। अगर आपके कॉलेज में कुछ अलग सब्जेक्ट है तो मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कॉरपोरेट अकाउंटिंग या एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। तो अगर ये वाला सच में अगर डाल दे रहा है तो काम और आसान हो जाएगा। देखो किताब की लेंथ देखो कितनी पतली किताब है, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन इसमें नहीं है। और वही अगर कॉरपोरेट अकाउंटिंग डालेगा तो कॉरपोरेट अकाउंटिंग की किताब देख लो, ठीक है, मोटी है, कंसेप्चुअल भी है, इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। क्या? एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। तो हमको लगता है कि फिर एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट ही एमएस कॉलेज में डाला जाएगा, बीआरएबीयू के तहत जो है। और बाकी आपके कॉलेज में जो भी हो, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो या तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं या मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि आपके कॉलेज में कौन कौन सा सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में डाला गया है। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में ऑप्शंस दिए गए हैं कॉलेज के पास चुनने का। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कॉलेज का सिलेबस सेम होगा, लेकिन लगभग कुछ सब्जेक्ट्स जरूर सेम मिलेंगे। तो जिसका भी डिफरेंट हो वो जरूर या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करे या फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करे। खैर एनीवे, तो जिस चीज पर कंफर्मेशन हो चुकी है उस चीज की पढ़ाई हम लोग अब शुरू कर सकते हैं। तो कॉरपोरेट अकाउंटिंग और एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, इसको मैं अभी अगर पेंडिंग रख दूं, पेंडिंग रखकर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की पढ़ाई हम लोग शुरू कर सकते हैं। और आज से जो हमारी पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, इस दूसरी क्लास में इसी के ऊपर डिस्कशन होने वाला है। तो खुश हो जाने की बात है। चलो, तो सबसे पहले बेटा मैं नाम लिख दूंगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लिखने की जरूरत नहीं है, केवल सुनो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट पढ़ने में मजा आएगा। पूरा का पूरा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन वाला सब्जेक्ट है। कुछ जादू दिखाया जाए इस पर, आ जाओ भाई, जादू।
देखे मेरी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है, तुमसे कितना अच्छा मैं लिखने लगा हूं। यस, अब मुझे मार्कर बदलने की जरूरत नहीं है, मुझे कपड़ा उठाने की जरूरत नहीं है, मुझे स्याही भरने की जरूरत नहीं है, सब काम कुछ भी लिख दूंगा। देख रहे हो, इधर से पीला लिखूंगा, इधर से उजला लिखूंगा। तो टेक्नोलॉजी जो है फ्रूटफुल तो रहती ही है। खैर एनीवे, तो अब तुम बीकॉम के स्मार्ट बच्चे हो तो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए, इसीलिए तुमको स्मार्ट बनाने के लिए मैं खर्च करते रहता हूं। उसी खर्च, क्या मानवीय, ठीक है। चलो बच्चों, सबसे पहले देखो, लास्ट क्लास में जब हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तो मैंने डिस्कस किया था कि ये जो सब्जेक्ट है ये तुमको तुम्हारे इस वाले सेमेस्टर में ज़्यादा दुख नहीं देने वाला है, क्योंकि 12th क्लास में एक सब्जेक्ट था जो हर कॉमर्स के स्टूडेंट को पढ़ना था, और वो था बिजनेस स्टडीज। तो एक बार बिजनेस स्टडीज के चैप्टर का नाम अगर तुम्हें याद हो तो बहुत बढ़िया बात है। मैं जानने की जरा कोशिश करूंगा कि किसको किसको याद है। 12th क्लास में बिजनेस स्टडीज में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने थे। सबसे पहला चैप्टर, चैप्टर 1, क्या नाम है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 2 का नाम था, क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट, क्या था? बिजनेस इन्वायरमेंट। अच्छा, उसके बाद था चैप्टर नंबर 4, यहां से याद आने लगेगा। चैप्टर नंबर 4, इसके बाद था प्लानिंग, प्लानिंग के बाद था ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद था स्टाफिंग, स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद था डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग के बाद तब था बेटा अंत में कंट्रोलिंग। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, और इसके बाद अंत में था, अंत में था, बिल्कुल सही बात है, चैप्टर नंबर 8, और वो था क्या? कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग। लो, तो इतने सारे चैप्टर बेटा तुमको होशियारी से तुमने 12वीं क्लास में पढ़े होंगे, तुमने 12वीं क्लास में पढ़े होंगे, देखते हो? अच्छा, ऐसे भी हो सकता है ना? अच्छा लो, इतना एक बार में कर दिया, ऑप्शन ही नहीं आया। कोई बात नहीं, इसको कर दिया। नहीं समझ पा रहा है, इतने सारे शब्द को वो भी नहीं समझ पे आ रहा है, इसके भी समझ के बाहर है बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस। लो, तो भाई कोई बात नहीं, मैं इसको एक पेज पर कर देता हूं, तुम्हें विजिबल हो जाएगा काफी अच्छे से। ये लो, तो इतने सारे चैप्टर जो तुमको पढ़ने थे, ये थे तुम्हारे बुक 1 में, जिसको तुम पार्ट 1 भी कहते हो, जिसको तुम पार्ट 1 भी कहते हो, बिल्कुल सही बात है। और एक तुमको पार्ट बी था, एक और किताब था जो तुमको पढ़ना था, पार्ट बी, जिसका नाम था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऐसा ही कुछ था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें 4 चैप्टर थे, इसमें टोटल कितने चैप्टर थे? 4 चैप्टर थे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो ये तुम्हारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट जो सेकेंड सेमेस्टर में जो तुम्हारा टॉपिक निकाला गया है, मैं फिर से कह देता हूं कि यहां तुम भर भर के इस बार लिख सकते हो एग्जाम में, और भर भर के तुम सेकेंड सेमेस्टर में नंबर ला सकते हो,
क्योंकि बिजनेस स्टडीज के कॉन्सेप्ट्स जो तुमने वहां पढ़े थे, जो नहीं पढ़े थे, जहां तक मैं अनुमान लगा सकता हूं मैक्सिमम बच्चे बीएसटी जो है वो समझ के नहीं पढ़ते। उनको या तो नोट्स पकड़ा दिया जाता है, या तो वो याद करते हैं, या फिर यहां पर लिखवाने वाला सिस्टम है, जो मेरी संस्था से नहीं जुड़े थे उनको लिखवाया जाता है, कॉपी में नोट्स दिया जाता है कि याद कर लेना, यही एग्जाम में आएगा। तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको बीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है उस पर पकड़ होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्टिव है और वाइड रेंज है, सब आप नहीं रट सकते। तो इसीलिए हम लोग इसको दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे, और आंसर्स को कैसे लिखना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में स्पष्ट लिखा है कि आपको आंसर्स अपने शब्द में लिखने हैं, ना कि किताब के शब्द में। तो इसीलिए अपने शब्द में लिखने की हैबिट जो है वो मैं कई महीनों से आपको डलवाने की कोशिश कर रहा हूं। इस बार भी वही कोशिश हम लोग करते रहेंगे। चलो, ये तो हो गया पास्ट, अतीत में हम क्या पढ़े थे उसका एक विवरण। अब सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है उसमें कुछ चैप्टर्स नए जुड़े हैं जो आपको पढ़ने हैं, BOM। तो जिसके लिए कल मैंने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया था कि इसकी जो किताबें हैं, आपकी सेकेंड सेमेस्टर की जो किताबें हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। कल मेरे पास इस चीज़ की खबर आई थी और मैंने आपको तुरंत ही अपडेट कर दिया था। तो आप जल्दी से जल्दी सबसे पहले SBPD पब्लिकेशन का मार्केट में किताब सबसे पहले आया है। चूंकि आपके सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम में ज़्यादा दिन भी नहीं है, जल्दी ही हो जाएंगे 4 महीने के बाद। तो आप सबसे पहले SBPD पब्लिकेशन की ये जो किताब है आप इसको भी ज़रूर जाके खरीद लें। छोटी सी प्यारी सी किताब है और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में है, जैसा कि दिख रहा होगा। क्योंकि इसी किताब के माध्यम से जो बच्चे दूर से जुड़ेंगे, जो बच्चे पास से जुड़ेंगे, उनके पास तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये किताब आपके पास रहेगा तो आपके लिए क्लास काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि इस क्लास में इसी किताब को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। इस पे लिखा भी हुआ है BCom सेकेंड सेमेस्टर MGC का मतलब हुआ मेजर कोर्स। क्या हुआ? मेजर कोर्स। और 2 का मतलब हुआ सेकेंड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। तो ये पब्लिकेशन सबसे पहले अपडेट कर रहा है BCom के बच्चों के लिए जो स्टडी मटेरियल है, इसीलिए। बाकी आगे और भी आएंगे तो देखा जाएगा, फिलहाल अपने पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसी को फॉलो करना है। तो ये किताब आप जल्द से जल्द खरीद लें, जो भी जिस माध्यम का है खरीद लेगा। अच्छा, इसमें कई सारे टॉपिक आपको नए मिलेंगे, लेकिन मिलते जुलते मिलेंगे। कहने का मतलब है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें नई हैं, नो डाउट, बहुत सारी चीज़ें इसमें नई भी हैं, लेकिन वो कंसेप्ट्स भी जो हैं वो पिछले कंसेप्ट से रिलेटेबल हैं। उनको रिलेट करके पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। हाँ, इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। एक बार काम करो, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं मैं सबसे पहले आज पहली क्लास में वही लिखा देता हूं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जिसको मैं कहूंगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, बिल्कुल पतली सी एक नई कॉपी खरीद लेना जिसके पास नहीं होगा, और उसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, क्योंकि तुमको नोट्स इस वाले बुक में नोट्स तुमको खुद से बहुत तैयार करने पड़ेंगे। इसीलिए एक आराम से 100 रुपए की कॉपी ले लेना, उसमें अच्छे से क्वेश्चन का चैप्टर बाय चैप्टर आंसर बनाना कि एग्जाम के समय दिक्कत नहीं हो। लर्निंग ऑब्जेक्टिव किस चीज का भाई? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का। देखो, यूनिट तो केवल 5 ही हैं, लेकिन यूनिट के अंदर चैप्टर्स कई सारे हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, टोटल
5 यूनिट्स पढ़ने हैं। अब ये 5 यूनिट्स कौन कौन से हैं, मैं इसके नाम तुमको लिखा देता हूं। सबसे पहले यूनिट 1, यूनिट 1 बिजनेस क्या है, व्यापार क्या है। बिजनेस व्यापार क्या है। यूनिट 2 यूनिट 2 प्रमोशन ऑफ बिजनेस, प्रमोशन ऑफ बिजनेस। हिंदी मीडियम की जो किताब है उसमें भी जो है वो इंग्लिश में ही दिया है ज़्यादातर चीज़, चैप्टर का नाम आगे जाके हिंदी में दिया है, ठीक है। चलो यूनिट 3 का नाम लिखो। यूनिट 3 प्लांट लोकेशन, नया चैप्टर है। प्लांट लोकेशन, प्लांट लोकेशन। यूनिट 4 आसान सा यूनिट, प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और अंत में यूनिट 5 बिजनेस कॉम्बिनेशन। और आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन। चलिए पांचों यूनिट के नाम लिखिए जो आपको बीओएम में पढ़ने हैं। अब देखिए, अब इस यूनिट के अंदर कई छोटे छोटे चैप्टर्स भी हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल आपको अगर दे दूं, यूनिट 4 प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको पता है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के कार्य में 5 चीजें शामिल हो जाती हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो जाहिर सी बात है इसमें वो 5 चैप्टर तो अपने आप शामिल कर लिया केवल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को लिख के। तो इसी तरीके से कुल मिला के जो आपकी किताब का स्ट्रक्चर है, इन 5 यूनिट को टोटल डिवाइड किया है 17 चैप्टर्स में, जितने हमें पढ़ने हैं नहीं, जिसमें बहुत सारे आसान से टॉपिक्स हैं, कुछ 2-3 पेज के चैप्टर्स हैं, कुछ 4 पेज के हैं, कुछ लंबे चैप्टर्स हैं। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। और मैं सोच रहा हूं कि इसका कॉमन अब बीकॉम के स्टूडेंट्स का टेलीग्राम ग्रुप भी बना दूं, क्योंकि बाहर से भी कई बच्चे अब जुड़ेंगे, तो कुछ कॉमन चीजें उसमें भी शेयर करता रहा करूंगा। क्योंकि व्हाट्सएप पर तो उन्हीं को जोड़ूंगा जो पेड स्टूडेंट्स हैं। फ्री वाला भी एक बनाऊंगा, उसमें भी जुड़ जाना, उसमें भी कुछ चीजें जो है अब रेगुलर जाती रहेंगे। तो टोटल 17 चैप्टर्स हैं। आप एक काम करेंगे, आप अपनी कॉपी में 2 पेज छोड़ देंगे। 2 पेज छोड़ने के बाद जो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा उसको आसानी से जाके घर पर लिख लेंगे। सर लिखने की क्या जरूरत है? लिखने की जरूरत इसलिए है
क्योंकि पीडीएफ रहता है, जब आप कॉपी को पलटेंगे तो आपको सबसे पहले, हमेशा मैंने कहा है चैप्टर्स के नाम याद रहने जरूरी हैं कि आपको आपके सिलेबस में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहली जीत और हार वहीं से तय हो जाती है कि तुमको अपने किताब के बारे में पता है कि नहीं है। तो याद रखना है बीओएम में टोटल 5 यूनिट हैं और 5 यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं? 17 चैप्टर्स हैं। और मजे की बात क्या है कि इस बार हमारा पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होने वाला है। हम कंसेप्ट्स को सीखेंगे और आपको नोट्स जो है वो क्या करना है कि अपना चैप्टर बाय चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगा और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आपको तैयार करके लाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर लगे हाथ आपको तैयार करना है। इससे यह फायदा होगा कि जब आपका एग्जाम पास में आएगा तो आप स्ट्रेस में नहीं होगे, क्योंकि आपके पास नोट्स ऑलरेडी पड़ा होगा। और इस नोट्स को बनाने के लिए कंसेप्ट हम क्लास में सीखेंगे पूरा का पूरा, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन भी सीखेंगे। कंसेप्ट का आप यूज करोगे, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। दूसरा, आपके पास जो बुक होगा, याद है छोटी क्लास में आपको टीचर बुक से ढूंढ के आंसर लिखाता था, बोलता था यहां से यहां तक लिख लो, यहां से यहां तक लिख लो। तो मैं भी आपको वैसे बताऊंगा और आपको भी खुद से पढ़ के उस क्वेश्चन के लिए क्या रेलेवेंट है वो आंसर आपको खुद से लिखना है। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मकसद है वो ये है कि बच्चों के अंदर स्किल का डेवलप होना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये मकसद ही नहीं है कि बच्चों को डिग्री देना। तो सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इस नए भारत में स्किल के ऊपर। तो जाहिर सी बात है जब आप रटा रटाया काम करोगे तो वो स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले नोट्स बनाने के लिए आपको अपने कंसेप्ट का यूज़ करना है जो आप क्लासरूम में समझोगे। आपके पास जो रेफरेंस बुक है वहाँ से भी आप मदद लोगे और ज़रूरत पड़ने पर इंटरनेट की मदद लोगे। इंटरनेट से कहने का तात्पर्य है किससे? गूगल से। किससे पूछोगे? गूगल से पूछोगे। और वहाँ से बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं मारना, गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं मार देना बिल्कुल, क्योंकि गूगल पर जो लिखा हुआ लैंग्वेज है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आपको वहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस क्वेश्चन के लिए नज़र आएगा, जो आपने अपने से नहीं लिखा, जो आपको बुक में नहीं मिला, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको नज़र आएंगे आपको उसको लिखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 2 4 5 पॉइंट्स क्या किया तुमने, उठा लिया विद द हेल्प ऑफ गूगल। बात समझ में आ रही है? और उसको भी समझने के बाद कोशिश करो कि अपनी भाषा में लिखने का, थोड़ा सा इंटरप्रेट करके। जहां दिक्कत हो वहां मुझसे पूछो। तो ऐसे कर करके लगभग हर चैप्टर में हम कोशिश करेंगे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन का आंसर तैयार करें। 10 to 15 क्वेश्चंस अगर हम लोग हर चैप्टर में तैयार कर लें तो हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं होने वाला है। पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग अपने सिलेबस को ढोल नगाड़े के साथ कंप्लीट करेंगे, प्रॉपर तैयारी के साथ करेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू भी है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो बिना अंडरस्टैंडिंग के नहीं बनेगा, तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो मैं आपको डेवलप कराऊंगा। तो एमसीक्यू के लिए तुमको टेंशन लेना ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही हर सब्जेक्ट में, अब जैसे प्रैक्टिकल कोई सब्जेक्ट मान लो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होता तो उसमें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, उसी के दौरान हम एमसीक्यू भी कर लेंगे। लेकिन थ्योरी पेपर को तो बेटा ऐसे ही तैयार करना होगा। और हर दिन मैं आपको जब क्लास चले, ऑफलाइन चले या ऑनलाइन चले, जब भी क्लास चले, हर क्लास में मैं टॉपिक के बाद, जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उस टॉपिक के बाद आपको 2 से 3 क्वेश्चन दूंगा घर से लिख के लाने के लिए, 2 to 3 क्वेश्चंस। तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न में क्या क्या है? या 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, या 4 मार्क्स? 5 मार्क्स, और एक है कितना? 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बेटा इसी हिसाब से तैयारी करनी होगी ना। 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए आंसर का अलग लेंथ होगा और 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए आंसर का अलग लेंथ होगा। बात समझ में आ रही है? तो आप 10 नंबर का, अगर 10 नंबर के हिसाब से ही आप सब लिखोगे तो उसमें से 5 नंबर का में अगर वो क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारे लिए छांटना आसान रहेगा। लेकिन अगर तुम 5 नंबर के हिसाब से अपने नोट्स को बनाओगे तो फिर तुम उसमें से ऐड नहीं कर पाओगे।
क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है बेटा कि आप जितना याद करोगे, ये साइकोलॉजी कहता है कि आप एग्जाम में जितना याद करके जाओगे उसका केवल और केवल 60 to 70% तुम्हारे दिमाग में रहता है। बात समझ में आ रही है? तो वैसे भी अगर तुम 10 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर लिखते हो सभी क्वेश्चन का 10 मार्क्स के हिसाब से, तो एग्जाम में जाते जाते वो अपने 5 नंबर का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस लॉजिक को पकड़ो। तो तुमको जो भी आंसर लिखना है उस 15 क्वेश्चन का जो मैं बताया हूं, देखो स्ट्रैटेजी और नीति सही रखोगे ना तो नंबर स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कम नॉलेज के साथ भी आदमी बहुत ज्यादा स्कोर कर देता है और बहुत ज्यादा नॉलेज वाला आदमी भी एग्जाम फेल कर जाता है। तो ये सब मैं तुमको वो टिप्स और टेक्निक बता रहा हूं कि तुम स्मार्ट तरीके से नॉलेज के साथ साथ एक बेहतर नोट्स बनाओ और फिर एग्जाम में उतनी बढ़िया अप्रोच के साथ डिलीवरी दे करके आओ। ठीक है? तो तुमको जो भी ये 10-15 क्वेश्चन लिखने हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन तुमको लिखने हैं कितने नंबर के हिसाब से? 10 मार्क्स के हिसाब से। 10 मार्क्स के हिसाब से लिखने हैं। 5 नंबर के हिसाब से कोई बच्चा आंसर तैयार नहीं करेगा, क्योंकि 10 नंबर तैयार करेंगे तो अपने आप 5 तो मेरा कवर ही हो रहा है। एग्जाम में वैसे भी हम ज्यादा लिखना नहीं चाहते, और जब हम क्या चाहते हैं, हमको ज्यादा याद ही नहीं आता, अपने आप हम कम लिख के आएंगे। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए सारे के सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं 10 मार्क्स के। टेंशन हमारी खत्म हो जाएगी, सारा का सारा पेपर हम करके आएंगे। और 15 क्वेश्चन एक चैप्टर से बहुत होता है। 10 से 15 क्वेश्चन का रेंज दिया है, हर चैप्टर से उतने क्वेश्चन लिखेंगे। सोचो अगर 10 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया तो भाई नाना करते हुए भी 100 क्वेश्चन तैयार हो गया। और अगर 100 क्वेश्चन तुमने रेडी कर लिया और इसका 50% तुमको याद है, ज्यादा नहीं 50% का मतलब हुआ कि अगर तुमको 50 क्वेश्चंस याद हो गया तो भाई तुम तोप नहीं हो। 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर तुम्हारे दिमाग में है तो तुम तोप हो। बात समझ में आ रही है? तो और मैंने मार्जिन आपको दे दिया। एग्जाम में कितने ही क्वेश्चन आने हैं सब्जेक्टिव? 4 क्वेश्चन आने हैं 5 नंबर के, और 3 क्वेश्चन आने हैं 10 नंबर के। 4 और 3 कितने क्वेश्चन आने हैं? 7 क्वेश्चन। अब बताओ ना, पढ़ाई को इससे आसान क्या बनाओ? जब तरीके से पढ़ोगे तो लगेगा ना कि यार स्ट्रैटेजी, पहली क्लास में स्ट्रैटेजी बनता है कि अपन लोगों को करना क्या है। कोई भी चीज लेके पढ़ना शुरू कर दिए, नीति तैयारी नहीं है कि इसमें हमें करना क्या है। तो अब इस 7 क्वेश्चन के लिए बेटा, इस 7 क्वेश्चन के लिए तुम्हारी कॉपी में लिखे हैं कितने क्वेश्चन? कम से कम 100 क्वेश्चन, जो मैं केवल 10 चैप्टर से ले रहा हूं। अगर 17 चैप्टर हो जाएंगे तो ये 170 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 चैप्टर्स, 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में मैं याद कितने करवा रहा हूं, और एग्जाम में कितना उल्टी करके आना है? अब नहीं तो कब? अब नहीं तो कब? तो जब 50 क्वेश्चन तुमको ढंग से याद हो जाएगा या समझ जाओगे तो ये 7 क्वेश्चन तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तुम ऐसे ही उड़ा के आ जाओगे, और तरीके से उड़ा के आओगे, ये नहीं कि कुछ भी लिख दोगे। इस 50 क्वेश्चन में अगर हर चैप्टर से मानो 5-5 क्वेश्चन याद होगा ना जी, 50% का मतलब 50 क्वेश्चन, 10 चैप्टर है तो हर चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन याद है कि नहीं? तो इसी 5 गो याद किए में से ही तो कुछ ना कुछ पूछेगा, मिलता जुलता पूछेगा, कोई नया थोड़े पूछ लेगा। तो इसीलिए अपनी स्ट्रैटेजी को तुमको इसी तरीके से रखना है, और जो टारगेट तुम पहली क्लास में लोगे उसको फॉलो करना है। सबसे बड़ी बात यह है कंसिस्टेंसी के साथ। आदमी कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाता। कंसिस्टेंसी का मतलब है तुम डिसिप्लिन के साथ नहीं पढ़ पाओगे। डिसिप्लिन का मतलब जो पहली क्लास में टारगेट लिया कि जब भी क्लास चलेगी ऑफलाइन या ऑनलाइन, डेली 2 से 3 क्वेश्चन तुमको लिखना है तो लिखना है, बस बात खत्म हो गई। करते जाओगे 2 से 3 महीने में तुम्हारा टेंशन फ्री हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इसलिए ऐसे कह रहा हूं क्योंकि तुम्हारे पास सब्जेक्ट की संख्या है। अभी भी तुमको इस सेमेस्टर में भी 5 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है।
जिसमें 6 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, जिसमें एक आध 2-3 सब्जेक्ट हलवा होगा वो तुमको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, भारी वाला मैं कराऊंगा। तो जो भारी वाला पहले कर लोगे तो हल्का वाले में तुमको ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा। इसलिए ये कभी नहीं सोचना है कि अभी बहुत समय बचा है। अगर टाइम कैलकुलेट करवा दूंगा तो बहुत समय नहीं बचा है। जनवरी बीत गया है, फरवरी है, फरवरी के बाद मार्च है, मार्च के बाद अप्रैल है, और अप्रैल के बाद मई में सुन रहे हैं कि तुम्हारा एग्जाम ही हो जाएगा, मई में तुम्हारा एग्जाम है। तो इस 3 महीने के हिसाब से देखो तो केवल तुम्हारे पास दिन जोड़ लो, फरवरी के 28 दिन, इस बार 29 होंगे, लीप ईयर चल रहा है। मार्च में 31, अप्रैल में 30, टोटल 9 1 10, 3 2 5 3 8 और 1 9, टोटल कितने दिन है तुम्हारे पास? 90 दिन है। 90 दिन के बाद फिर से तुम एग्जाम के माहौल में कूदोगे, और इस 90 दिन में कितने सब्जेक्ट तैयार करने हैं? 5-6 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट लो। मैथ तुमको आता ही है, 90 भागा 6, 15 छक 90। एक सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए कितने दिन तुमको मिल रहे हैं? 15 दिन। बीच में होली है, खस्सी कटाएगा, आदमी खाएगा, सोएगा, पचाएगा, बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है, दुआरी दुआरी घूम के प्रसादो लेना है, झोरों में कसना है, बुनिया, किसार, गाजर, और कोई त्यौहार है इस बीच में? बसंत ऋतु, हवा तेज बहेगा तो तुमको मन करेगा थोड़ा बाहर निकले। हाँ, शिवरात्रि है। तो कहने का मतलब है कि आपके पास इनफ टाइम नहीं है, देखते देखते निकल जाएगा। तो इसीलिए आप जल्दी से जल्दी सबसे पहले अपने स्टडी मटेरियल को खरीदें, वेरी फास्ट, आज से कल तक, आज ही जाके खरीद लें कि कल से हम लोग प्रॉपर पढ़ाई शुरू कर दें किसी चैप्टर की। ठीक है, कम से कम 2 सब्जेक्ट तो जरूर खरीद लो, एक ही अभी खरीद लो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, और एक इन्वायरमेंटल स्टडीज, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो कॉमन है, अगर मार्केट में मिले तो वो भी खरीद लेना। इन्वायरमेंटल साइंस है ना, इन्वायरमेंटल साइंस, तो ये 2 तो 100% खरीद लो। तीसरे में डाउट है, अगर कॉलेज वाले क्लियर कर दिए हैं कि यही पढ़ना है, विज्ञापन वाला, तो ये भी मिल रहा है, ये भी जाके खरीद लेना लगे हाथ। या ये भी नहीं भी खरीदोगे तो 2 सब्जेक्ट से काम चल जाएगा। 150 रुपया दाम है, 20% 120 रुपया के आसपास देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी स्ट्रैटेजी को हम लोग फॉलो करेंगे। यू डोंट हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ठीक है, कितना दिन मिल रहा है हर सब्जेक्ट के लिए? 15 दिन। अब देख लो भाई, तो इसमें तुमको अपनी प्लानिंग ढंग से करनी है। सारा सब्जेक्ट्स कॉलेज क्लियर कर देगा, उस हिसाब से प्लानिंग को हम तेज कर देंगे। फिलहाल 2-3 सब्जेक्ट क्लियर है, उन 3 सब्जेक्ट की तैयारी हम लोग फटाफट करते रहेंगे। समझ रहे हो बात को? हाँ, मैं ऐसे ही जुड़ता रहूँगा, वो बताते रहूँगा तुमको ग्रुप के माध्यम से। चलो, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।